Good morning, students. Today we start our class from new topic that is central dogma. As you know that Watson and Crick discovered double helical structure of DNA. Due to this, there was a revolution in the field of molecular biology. After some time, Francis Crick gave a new concept that is central dogma. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंट्रल डोगमा. फर्स्ट टॉपिक जो है आज का हमारा वो है सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा क्या होता है? इट इज द वे by which flow of genetic information takes place. कि genetic information का वे है जहाँ से वो ट्रांसफर होती है. तो वो वे क्या है? From DNA to protein. One way flow of genetic information from DNA to protein is called central dogma. देखो यहाँ पे DNA से बन रहा है RNA और RNA से बन रहा है प्रोटीन. तो इस होल जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा. लुक एट द डायग्राम. दिस इज योर डबल हेलिकल DNA. DNA से आपका बनेगा RNA. उसे हम बोलते हैं प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन. DNA जो खुद DNA से DNA बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. लेकिन जब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए. दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. देन आरएनए जो है वो क्या करता है? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की चेन बनाता है. उसे हम बोलते हैं प्रोसेस को ट्रांसलेशन. देन अमाइनो एसिड चेन जो है उसकी फोल्डिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है. देन योर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड. ठीक है. तो इसमें क्या है? पहले डीएनए से आरएनए बनाएगा. दैट वाई by process transcription RNA से बनेगा amino acid chain. Translation and then folding of the amino acid chain is known as protein. Most of the cases में क्या होता है? DNA से बनता है RNA. ठीक है, by transcription. लेकिन in some viruses RNA जो है वो DNA बनाता है by the process of. तो ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जब RNA से क्या बनेगा? आपका DNA. ठीक है. Next is packaging of DNA in prokaryotes. तो first of all we should know packaging of DNA की जरूरत क्यों पड़ी. तो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में each and every cell contains genetic material. हर सेल जो है वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है. As we know that there is a cell, उसके सेंटर में होगा आपका, अगर ये आपका सेल है तो सेल के अंदर होगा आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आपके होंगे क्रोमोसोम्स. उस क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए. ठीक है. तो अगर हम डीएनए की बात करें तो देयर इज लॉट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है. तो टोटल हुए 46 क्रोमोसोम्स. तो ईच एंड एवरी सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम और उन 46 क्रोमोसोम के बीच में लॉट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है. दैट इज योर डीएनए. तो उस डीएनए को एक पर्टिकुलर स्पेस में एडजस्ट करने के लिए क्या होता है? पैकेजिंग की जाती है. ठीक है. तो इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स में जो पैकेजिंग है वो कैसे होती है? As we all know that prokaryotes do not have definite nucleus. नहीं होता है, well defined nucleus नहीं होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए जो है थ्रू आउट द सेल वो स्कैटर्ड होगा. इसमें क्या होता है? डीएनए जो है हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो है उसको एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं. तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. ठीक है. तो जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है वहां पे जो डीएनए होता है इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स. जो डीएनए है उसकी लार्ज लूप्स बनाई जाती हैं. और लूप्स जो किस वजह से बनती हैं? बाय प्रोटीन्स. क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो क्या करेंगे? आपके डीएनए को हेल्ड करके रखेंगे. ठीक है. ये तो था प्रोकैरियोट्स में. अब हम पढ़ेंगे इन यूकैरियोट्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसी होती है. यूकैरियोट्स और द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो. ठीक है. तो डीएनए इज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स. ठीक है. तो जो स्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए होती है, तो डीएनए जो आपका होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज. तो नेगेटिव को जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है बाय पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स. ठीक है. हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू रिच इन
बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन्स एंड अर्जिनिन्स। देखो आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो होंगे आपके नेगेटिव अमाइनो एसिड, तो उनके जो साइड चेन पे ये ग्रुप होगा COOH, और इस वजह से उसकी नेगेटिविटी होगी। और जो बेसिक होंगे उनके साइड चेन पे ग्रुप होगा NH3 पॉजिटिव। तो जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है उनमें यूज होते हैं बेसिक प्रोटीन्स जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर्स। तो जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे ये देखो इसमें दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं। तो इसमें 4 टाइप के प्रोटीन्स होंगे H2A, H2B, H3 एंड H4, और सब दो दो डाइमर की फॉर्म में बने होंगे। जैसे ये समझ लो ये दो हैं जो वो हैं H2A, ये वाले दो हैं H2B, नीचे वाले दो हैं H3 सॉरी, एंड और ये वाले दो हैं H4। तो ये मिलके क्या बनाते हैं ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो negatively charged DNA wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। तो क्या होता है जो आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए होगा वो क्या करेगा रैप करेगा। यहाँ देखो ये रेड कलर का है दैट इज योर डीएनए, और ये जो आपकी ग्रे कलर के सर्कुलर से हैं दैट इज योर हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली, ये क्या करेगा आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा इसके अराउंड रैप कर जाएगा। ठीक है, और ये ग्रीन जो है दैट इज योर H1 हिस्टोन, ये क्या करता है डीएनए को इसके अराउंड रैप करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या बना आपका एक सिंगल न्यूक्लियोसोम। ठीक है, the nucleosomes are seen as beads on string structure under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो तो जो आपका न्यूक्लियोसोम है वो ऐसे दिखेगा लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह दिखता है आपको न्यूक्लियोसोम। ये आपकी स्ट्रिंग है और उस पे ये गोल गोल से जो छोटे छोटे दिख रहे हैं दैट इज योर न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब ये पूरी स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं क्रोमैटिन। तो इस पे जो रिपीटिंग यूनिट है दैट आर द न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये बीच में जो है लिंकर डीएनए होता है। ठीक है, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जोड़ता है। ये दूसरा न्यूक्लियोसोम आ गया, ये तीसरा, आगे ऐसे करके कितने सारे क्या होंगे आपके न्यूक्लियोसोम होंगे। लेकिन रैपिंग करने के बावजूद भी जो आपकी डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपनी मेंटेन करके रखता है उसको। Now chromatin is packaged to form chromatin fiber. These are further coiled and condensed at metaphase to form chromosome. तो आगे जो आपका क्रोमैटिन है वो उसकी फर्दर फोल्डिंग एंड पैकेजिंग होगी तो वो बनाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर कॉइल और कंडेंस करके मेटाफेज स्टेज पे बनाते हैं आपके विजिबल क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो जो क्रोमैटिन रीजन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन एंड सेकंड इज योर हेटेरोक्रोमैटिन। In nucleus, some loosely coiled regions of chromatin light stain is called euchromatin। तो जहाँ पे आपका जो क्रोमैटिन होगा वो वहाँ पे लूजली कॉइल्ड होगा उसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। और न्यूक्लियस में यहाँ पे आपका क्रोमैटिन जो है डेंसली टाइटली जो पैक्ड होगा उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो वो स्टेन्स डार्क दैट लाइट स्टेन, लूजली है तो लाइट स्टेन होगी, और जो आपका डेंसली पैक्ड होगा वहां पे स्टेन क्या होगी डार्क होगी। यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन हेटेरोक्रोमैटिन। तो जो आपका यूक्रोमैटिन है वो ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू द हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली देखो आपका जो पैकेजिंग है डीएनए की वो कैसे होती है।
अब देखो ये है आपके 4 टाइप के प्रोटीन, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सारे असेंबल करके आपका बनाते हैं हिस्टोन कोर, दैट इज ऑक्टामर। ऑक्टामर कैसे, 2 इसके होंगे H2A, 2 H2B हैं, 2 H3 हैं और 2 H4 हैं। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, हिस्टोन कोर। और ये आपका क्या है, आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस हिस्टोन कोर पे क्या करेगा, रैप अप होगा। जैसे ये है, ठीक है, ये क्या बना आपका, ये वाला सिंगल वाला इज योर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा क्रोमैटिन फाइबर। जब आप इसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस देता है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो बीड्स होंगे वो होते हैं आपके न्यूक्लियोसोम, ठीक है। आगे इसकी क्या होती है, फर्दर कॉइलिंग होगी, पैकेजिंग होगी और एंड में ये इंटायर मेटाफेज क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है वो। So it was your packaging of DNA. Now next topic is your search for genetic material. तो हम सबको पता था कि कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर नेचर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था कि वो है क्या, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, क्या है वो हमें नहीं पता था। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है दैट इज योर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू शो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पे किया, एक तो उसने लिया माइस और दूसरा उसने लिया निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया लिया और एक क्या लिया उसने, माइस लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो बैक्टीरिया थी उसकी 2 स्ट्रेन्स ली, एक थी विरुलेंट जो क्या करती है, डिजीज कॉज करती है, दूसरी थी आपकी नॉन विरुलेंट। तो विरुलेंट को बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन और नॉन विरुलेंट को बोलते हैं रफ स्ट्रेन। स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है कैप्सूल एंड इट इज पैथोजेनिक, ठीक है। कैप्सूल प्रोड्यूस करती है इसलिए उसको हम बोलते हैं स्मूथ, क्योंकि कैप्सूल क्या होता है, एक म्यूकस कोट प्रोड्यूस करती है। और जो आपकी आर स्ट्रेन है वो लैक करती है कैप्सूल, वो कोई भी म्यूकस कोट नहीं बनाती है और वो क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, वो कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करती है। तो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, माइस लिया, उसमें इंजेक्ट करवाई रफ स्ट्रेन जो थी नॉन विरुलेंट। रफ स्ट्रेन जब उसमें इंजेक्ट करवाई तो माउस को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो लाइव रहा। लेकिन जब उसने माइस में क्या करवाया, एस स्ट्रेन जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको इंजेक्ट करवाया तो माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर उसने क्या किया, जो आपके स्मूथ स्ट्रेन थी जो डेथ कॉज कर रहे थे माइस की, उसको हीट से किल कर दिया। और जब उसको उसने इंजेक्ट करवाया माइस में तो माइस क्या करे, वो लाइव रहे, उनकी डेथ नहीं हुई। आफ्टर 4th टाइम उसने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ली और रफ स्ट्रेन जो लाइव थे वो लिया, उनको मिक्सअप किया और क्या किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो ही वो सरप्राइज, क्या हुआ, माउस जो था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉन किए, कंक्लूजन ड्रॉ किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। जब उसने इन दोनों का मिक्सचर लिया जिसमें उसने आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया था तो माउस की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। तो उसने सोचा, उसने क्या बोला कि आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन उसने बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल नहीं डिफाइन किया फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अभी भी क्या था, हमें क्लियर नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैकार्टी थे 3 साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसी पे वर्क किया फर्दर।
उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड जो स्ट्रेन थी उसमें से बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर योर प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए को क्या किया, सेपरेट किया। फिर उसने क्या किया, दे एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ ईच। जैसे प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रोटीएजिस, डीएनए के डाइजेस्टिव एंजाइम है डीएनएजिस, जो उनको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं उनका। आरएनए के हैं आरएनएजिस। सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स टू एस सेल, ताकि वो देख सकें जो लाइव आर सेल्स है वो एस सेल्स में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब उसने फर्स्ट वाला केस लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में उन्होंने क्या डाले, प्रोटीज डाले और लाइव आर स्ट्रेन डाली। ठीक है, पहले तो ये दो मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर लिया था तो माइस की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। देन उन्होंने एक एंजाइम इसमें ऐड कर दिया, प्रोटीएज। तो क्या देखते हैं वो कि आर स्ट्रेन अभी भी एस स्ट्रेन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज की जगह आरएनएज डाल दिया। जब उन्हें आरएनएज डाला तो भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू हुई। फिर लास्ट केस में उन्होंने क्या डाला, डीएनए, जो क्या करते हैं, डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब देखा उन्होंने क्या, कि जो आरएनए आर स्ट्रेन थी जो, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर क्या उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किए कि प्रोटीन ऑफ द हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जब प्रोटीजेस डाले तो भी वो कन्वर्शन हो रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी वन स्ट्रेन टू अनदर। आरएनए के केस में भी जब आरएनएस डाले तो भी क्या हो रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स डाले तो स्ट्रेन की जो थी वो क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि जो डीएनए था उसने एस स्ट्रेन का जो डीएनए था उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, उनका कन्वर्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑल द बायोलॉजिस्ट, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इससे वो कन्विंस नहीं हुए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, उससे वो कन्विंस नहीं हुए। तो फर्दर द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये किसने प्रूव किया, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। देयर वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, बताया कि प्रूफ करके बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, डीएनए। ठीक है, उन्होंने वर्क किया ऑन अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। उन्होंने एक ऐसे वायरस पे क्या किया, वर्क किया जो बैक्टीरिया पे अटैक करता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो दिस इज योर बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये उसका हेड है, दैट इज योर कॉलर, दिस इज शीथ एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन ये क्या करता है, सबसे पहले ये आपका बैक्टीरिया है, ये उसके बॉडी पे अटैच होगा, देन ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, और वो जो आपका इसका जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्सअप हो जाएगा विद द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया, और फर्दर जो है डिवीजन होगी और मल्टीपल नंबर ऑफ वायरसेस जो हैं बन जाते हैं। ठीक है, जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ऐड करता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। अब देखो, द वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम पार्ट ऑफ द bacterial genome, it manufacture more virus particle using host content. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. तो अब उन्होंने वर्क क्या किया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते थे वो, कि whether it is protein or DNA from the virus जो बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, पहले क्या किया, वायरसेस थे उनको एक ऐसे मीडियम में, कुछ वायरसेस लिए उनको ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और कुछ को ऐसे मीडियम में करवाया जिनमें था रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, बट इट इज फास्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोटीन। ठीक है, तो जब जो वायरसेस
रेडियो एक्टिव फास्फोरस में डेवलप करवाए, उनके डीएनए में फास्फोरस जो था दैट वाज रेडियो एक्टिव। और जो वायरसेस थे जिनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में करवाया, उनके प्रोटीन में ऐड हो गया रेडियो एक्टिव सल्फर, लेकिन उनका डीएनए जो था वो क्या था, नॉर्मल ही था, उसमें रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। अब देखो, प्रोटीन कोड्स ऑफ फेजेस आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। जो ये कौन सा था जिसको सल्फर में करवाया था, तो जो इसका कोट होता है वो किससे बना होता है, जो बॉडी का कोट है हेड का, ठीक है, वो बना है प्रोटीन से। फाज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल। जब यहाँ पे अटैच हुए तो ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में सेंड कर देते हैं, ठीक है। और उसका जो बॉडी पार्ट होता है, जो हेड वगैरह, वो बाहर ही रहता है, जो प्रोटीन से बना होता है, जो उसका कोट। तो तो उसने क्या देखा, जो सेल था बैक्टीरियल सेल में, उसमें कोई भी टाइप की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो उसके कोट में थी, क्योंकि उसका कोट प्रोटीन से बना था। और जेनेटिक मटेरियल जो था उसमें रेडियो एक्टिविटी ऐड ही नहीं हुई, क्योंकि सल्फर इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या किया, डीएनए ऑफ फेजेस इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। इसमें डीएनए जो है ये वो वाले वायरसेस थे जिनको रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम में कल्टीवेट करवाया गया था। तो फास्फोरस जो होता है इट इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए नॉट प्रोटीन। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल था दैट डीएनए जो था वो क्या था आपका, रेडियो एक्टिव था, ठीक है। तो जब उसने वायरस ने इन्फेक्ट किया सेल को, तो क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल एंटर हो गया सेल में, तो जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव था। तो यहाँ पे जो आपके बैक्टीरियल सेल हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस had radioactive DNA were radioactive, no radioactivity in the supernatant, ठीक है। जिस वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव था, उन बैक्टीरियल सेल्स ने क्या शो करवाई, रेडियो एक्टिविटी। लेकिन जिन वायरसेस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था, वो जो बैक्टीरियल सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट किया, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, डीएनए इज द इन्फेक्टिंग एजेंट दैट मेड द बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव, हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन, ठीक है। तो पास ऑन क्या हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, प्रोटीन कोड पास ऑन नहीं हुआ, पास ऑन हुआ क्या आपका डीएनए। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल, एक सूटेबल जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो वो खुद उसकी रेप्लिकेशन करने के कैपेबल होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इसमें एवोल्यूशन जो रिक्वायरमेंट होती है, ये इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेस, ठीक है, म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी होनी जरूरी है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, हेंस इट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। प्रोटीन जो है ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, और आरएनए एंड डीएनए फुलफिल द क्राइटेरिया, सो दीज आर द genetic material. DNA is the genetic material in most of the organism. So student, आज हमने जो पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा सेंट्रल डोग्मा, देन हमने पढ़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स, देन हमने पढ़ा सर्च ऑफ डीएनए। सर्च ऑफ डीएनए में जेनेटिक मटेरियल में हमने तीन प्रिंसिपल, तीन एक्सपेरिमेंट्स पढ़े। फर्स्ट वाज transforming, then biochemical characterization of transforming principle, and last one was the Hershey-Chase experiment. तो मेनली जो जिसने प्रूफ करके दिखाया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, दैट वाज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का इतना ही टॉपिक था, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।